हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारा वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल जी, राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग सवाल गर्ग जी, हमारे राज्य मंत्री भजनलाल जी यादव साहब, सांसद महोदय श्री भागीरथ चौधरी जी अजमेर, कनकमल कटारा जी डूंगरपुर, पीपी चौधरी साहब पाली, श्रीमती रंजीता कोहली जी भरतपुर, श्री राहुल कसवार जी चूरू और सुभाष भेड़िया जी भीलवाड़ा। यहाँ उपस्थित हमारे माननीय विधायकगण श्री वासुदेव जी देवनानी अजमेर, श्री मेवाराम जी जैन साहब बाड़मेर, श्री पद्माराम जी चौटन, श्री संदीप शर्मा जी कोटा, श्रीमती मनीषा परमार जी जोधपुर, श्री राजेंद्र पारिक जी सीकर, श्री ज्ञानचंद पारिक जी पाली, राजेंद्र राठौड़ साहब चूरू, श्रीमती गायत्री त्रिवेदी जी सहाड़ा भीलवाड़ा, रामनाथ जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, अभिनीश महसी जी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब निरंजन आर्य जी, अखिल अरोड़ा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कुलदीप रांका जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम आनंद कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन, वैभव गैलेरिया जी सेक्रेटरी चिकित्सा एजुकेशन, सिद्धार्थ महाजन जी शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार आयुक्त चिकित्सा सेवा साइन अली। यहाँ उपस्थित तमाम हमारे कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल साहबान मेडिकल कॉलेजेस, सीएमएचओज, पीएमओज, तमाम उपस्थित अधिकारीगण और जो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तमाम भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज एक साथ में जो भी बताया गया कि किस प्रकार से जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चूरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के अंतर्गत जो आईसीयू बेड, एनआईसीयू, पीआईसीयू के शिलान्यास हुए हैं और करीब लगभग 94 करोड़ रुपए की लागत से मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम काम जो है समयबद्ध तरीके से ये काम पूरे होंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में जो सपना हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान में मेडिकल सेक्टर के अंदर हम लोग पायनियर बने, देश के अंदर एक पहचान बनाए पूरे मुल्क में कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी सब सुविधाएं हैं। फ्री मेडिसिन की स्कीम हमने बहुत शुरू पहले कर दी थी, फ्री टेस्ट की स्कीम शुरू की, फिर चिरंजीव योजना लेके आए जो 5 लाख तक का जो हमारे प्रदेशवासियों को जो लाभ मिल रहा है और मिलेगा, कुछ कठिनाइयाँ आ भी रही है, मुझे इसकी जानकारी है, वो भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी योजना में कई कमी भी रहती है और कई प्रॉब्लम भी आती है। पर जिस प्रकार से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में पूरे प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज राजस्थान में बाहर से लोग आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। अभी दूसरी लहर कोविड की हुई थी तो आपने सुना होगा कि कई प्रदेशों के लोग, दूर दूर से दक्षिण के लोग भी यहाँ इलाज करवाने आए थे। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते हैं वो विथ वेंटिलेटर भी शिफ्ट हो रहे हैं एसएमएस के अंदर। आप कल्पना कर सकते हो कि जिस प्रकार से आरयूएचएस ने और एसएमएस ने और तमाम प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अस्पताल के अंदर जो माहौल बना सेवा करने का, वो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ।
और ये तमाम बातें इसलिए संभव हुई कि कोरोना जब आया था तो हमने शुरुआत यही करी कि तमाम जो हमारे जो विपक्षी पार्टी लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, चाहे वो सीपीएम के हो चाहे और किसी पार्टियों के हो, धर्मगुरु हों या हमारे एक्टिविस्ट हों, एनजीओ के साथी हों, रिटायर्ड डॉक्टर्स हों, उनके संगठन हों, प्राइवेट सेक्टर जो हैं उनको बुलाया गया और सबको इन्वॉल्व किया गया। शुरू से ही प्रदेशवासियों में एक मैसेज गया और मुझे गर्व है कहते हुए कि पहले वेव के अंदर जो सेवा की राजस्थान वासियों ने आपस में, उस वक्त लोग ज़्यादा चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा और क्या ये कोरोना जो पूरी दुनिया के मुल्कों में जो खबरें आ रही थी, अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, जो लोग वहाँ पर पीड़ित हो रहे थे, इटली के अंदर भी, बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के अंदर चिंता हमारे यहाँ भी थी। राजस्थान में कम से कम हमने भीलवाड़ा मॉडल जो बनाया उसको लोगों ने अपनाया देश में, दुनिया के अंदर, और उसी रूप में हमने उस लड़ाई को लड़ने में कामयाबी हासिल करी। उस वक्त से हमने ये तय कर लिया कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत कैसे करें राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ तक कि एमएलए फंड के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की माननीय विधायक गणों से कि आप लोग प्रायोरिटी दें, किस प्रकार से आपके क्षेत्र में खुद में पीएचसी सीएचसी मजबूत हो, एक मॉडल सीएचसी बने। और मुझे खुशी है कि अधिकांश जगह पर काम धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। दूसरी वेव जो अचानक आई थी उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन को लेके, रेमडेसिविर दवाई को लेके, और ऐसा माहौल बन गया कि जो कल्पना के बाहर था। हम लोगों ने किसी तरह, चिंता में भी थी, हमारे 3 मंत्री गणों को भेजा गया दिल्ली के अंदर और ये प्रयास किया गया कि किसी ढंग से हम लोग कन्विंस करें केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी। प्रधानमंत्री से मैंने खुद ने बात करी, सबको रिक्वेस्ट की और किसी ढंग से हम लोगों ने मैनेज करके राजस्थान में जो दूसरे राज्यों में बदनामी हुई, कर्नाटका के अंदर हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो गोवा में हो, जहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए, दिल्ली के अंदर हो, वो नौबत यहाँ पर नहीं आई। पर तकलीफ बहुत हुई है ऑक्सीजन की कमी से। और लहर इतनी खतरनाक थी कि जो ये इसका जो वेरिएंट आया है डेल्टा के नाम से, बाद में मालूम पड़ा B16172, ये तो बहुत बाद में मालूम पड़ा कि ये डेल्टा वेरिएंट इंडिया से गया है, यूके के अंदर भी, और जो तबाही मचाई हुई है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, ये वेरिएंट हमारे मुल्क से गया बाहर। और ये मुल्क में जो पैदा हुआ जिस रूप में डेल्टा वेरिएंट, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहाँ तो हम लोग मुश्किल से पहली लहर के अंदर लगभग 1 साल से अधिक समय में 28 लोगों की मृत्यु हुई थी राजस्थान में, और कहाँ आपकी दूसरी लहर में 6000 लोग मारे गए। पूरे देश में आज 4 लाख से ज़्यादा आंकड़े आ गए मरने वालों की, 4 लाख से ज़्यादा। जो पहले अमेरिका में सुनते थे तो चिंता होती थी कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो इतनी खतरनाक वेरिएंट आया दूसरा डेल्टा, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और उस भयावह स्थिति के अंदर भी राजस्थान के हमारे तमाम मेडिकल फैटर्निटी ने, डॉक्टर से लगा के नर्सेज तक ने, तमाम हमारे जो गांव के अंदर आशा सेवकी हो, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, ग्राम सेवक पटवारी, जो भी थे गांव तक के जो हमारे लोग, तमाम अधिकारियों ने ऊपर से नीचे तक, ब्यूरोक्रेट ने, और तमाम साथियों ने, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता थे,
धर्मगुरु थे, सबने सहयोग दिया, जिस कारण से हम लोग दूसरी वेव के अंदर भी जिस रूप में हमने मुकाबला किया है, वरना पता नहीं कितने लोग मारे जाते, कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि 2-3-4 दिन में ही सीधा लंग्स में पहुंचता ही है आपका डेल्टा वेरिएंट, और 4 दिन में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब डॉक्टर अस्पताल में है तो सीधा हाई फ्लो ऑक्सीजन की मांग होती है, वेंटिलेटर पे जाते हैं, और वेंटिलेटर पे जाने के बाद में बहुत कम लोग बचते हैं, बहुत कम लोग बचते हैं। इस प्रकार से एक बेड नहीं मिल पा रहा था, लोग सिफारिश करते थे तो डॉक्टर्स कहते थे साहब कि किस मरीज को जो वेंटिलेटर पे गया हुआ है उसको हटाएं कैसे, वहां से हटा कैसे सकते हैं, और बिल्कुल ठीक आ गया। बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट पूरे वक्त में हुआ था। वो हालात भी आप सब ने देखे, जो आप सब जुड़े हुए हैं वीसी से, मैं समझता हूँ कि लगभग सबको मालूम है कि क्या हालात में हमारे मेडिकल सेक्टर के अंदर जो काम हुआ, लोगों ने जो सहयोग किया, सब तरह की व्यवस्था पहले फेज में ज़्यादा करी खाने पीने की, सेकेंड वेव में लॉकडाउन लगा पर वो नौबत नहीं आई, पहले फेज वाली काम चल गया। तो ये सब बातें हमारे साथी लोग कह चुके हैं, मुझे वापस उनको रिपीट नहीं करना है। मुझे खाली इतना कहना है कि अब जो ये 12 जिलों में 17 अस्पताल में करीब आईसीयू और नियो आईसीयू, पेडियाट्रिक्स आईसीयू के जो काम शुरू हो रहे हैं, ये एक संकेत है कि आने वाले वक्त में और हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। ऑक्सीजन के लिए हम लोग, मैंने आपको बताया कि हमारे मंत्रीगण दिल्ली तक गए, धारीवाल जी और रघु शर्मा जी और बीडी कल्ला साहब, तो ये तमाम लोग जो गए, और तब अंदाज लगा लीजिए हिंदुस्तान भर में सिर्फ राजस्थान के 3 मंत्री लोग गए थे दिल्ली के अंदर। तो क्या मैनेजमेंट में जो हमारी तैयारी थी या चिंता थी, उसके कारण 3 लोगों को भेजा गया। और बड़ी खुशी है कि वहाँ पर हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्री जो थे, उन सब ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुना, पूरी बात सुनी गई, और ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि ऑक्सीजन कहाँ आप बंगाल से या झारखंड से, ईस्टर्न रीजन से लाने की स्थिति नहीं है आपके पास में। जो ऑक्सीजन के टैंक होते हैं अलग से, इसके लिए टैंक नहीं राज्यों के पास में, उसके लिए अलग लड़ाई लड़ो आप दिल्ली से, रेमडेसिविर की अलग लड़ाई लड़ो, क्या क्या नहीं हुआ उस वक्त में, पर किसी ढंग से हम लोगों ने वो टाइम निकाला है। अब जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, और इस मौके पर मैं मुख्य रूप से आगे कहना चाहूँगा, वो अलग बात है कि हम करीब 33 में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ये भी हमारी उपलब्धि है कि राजस्थान वो राज्य बनेगा आने वाले वक्त में जहाँ करीब करीब सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात होती है। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में जो स्कीम बनी थी, वो स्कीम लागू रही, एनडीए गवर्नमेंट इस कारण संभव हुआ, और हमने राजस्थान में इतनी तैयारी कर रखी थी, जो शर्तें होती है तमाम हमने शर्तें पूरी करी, तो हमें 30 जिलों तक में स्वीकृति मिल चुकी है कि काम चल रहे हैं, कि काम शुरू होने वाले हैं। तो राजस्थान में हम चाहते हैं कि मेडिकल में हम लोग, मैंने आपको कहा कि एक अलग पहचान बनाए, जिससे कि जो शौहरत बनी है आज दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, वहाँ के लोग पड़ोसी जो ज़िले हैं वहाँ से लोग आके इलाज करवा रहे हैं आपके राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं आपसे इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा, ये तमाम बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली मेरे कहने से नहीं होगी, जब तक कि हम लोग सब मिलकर के, हमारी भावना ये बने। दानदाताओं ने खूब मदद की है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, एमएलए फंड से लग रहे हैं, एमपी फंड से लग रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और आज करीब 1000 मेट्रिक टन तक की अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि थर्ड वेव में आएगी तकलीफ भी, तो हम लोग जो हाहाकार पहले मचा था वो स्थिति नहीं आने देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस रूप में आज तैयारी सब जगह हो रही है, और कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं सीएचसी के अंदर, पीएचसी के अंदर, बल्कि आईसीयू बेड भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। और तो और जो ये स्कीम हमने चालू की, गांव गांव में सर्वे करना,
मैं समझता हूँ कि आप मेरे जो संपर्क में होंगे गाँव के, उनको मालूम होगा गांव का घर घर में जो सर्वे हुआ है कि जिसको थोड़ा बहुत भी आभास हो कि उनको खांसी जुकाम भी है तो इमीडिएटली उनको किस प्रकार से रेफर करना है, या दवाइयों के पैकेट पहले बांट दिए गांव में घर घर में, जिससे कि आप लोग उसका यूज कर सकते हो। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। वो काम भी राजस्थान सरकार के माध्यम से हेल्थ मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सारे काम होने के बावजूद भी हमने जो पैकेज दिया है, चिरंजीवी योजना तो एक स्कीम बनाई है, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए मुझे, जिसमें एक भी गरीब आदमी छूटे नहीं। 5 लाख का बीमा बहुत बड़ी बात है, और खाली वो फॉर्मेलिटी में चूक जाए और फिर उसको पैसा नहीं मिले या उसको पैसा लग जाए, अच्छी बात नहीं होगी। जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी गैर सरकारी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबकी एक जिम्मेदारी है कि राजस्थान का एक भी परिवार नहीं छूटे जो कि वंचित रहे चिरंजीवी योजना से। ये मेरी आपसे अपील रहेगी। और मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना हमने बनाई है, जिसमें जो अनाथ बच्चे हो गए उनके लिए हमने तत्काल 1 लाख रुपए देने का किया है, 2,500 रुपये प्रति माह उनको देने की स्कीम बनाई है। 18 साल होने पे 5 लाख रुपए देंगे उनको। यही विधवाओं के लिए किया है, 1 लाख रुपए तत्काल, और पेंशन देंगे, विधवा पेंशन। ये तमाम जो योजना बनाई है उसमें आप देखिएगा कोई कमी भी रह जाए, आपको लगे कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है, कोई शिकायत आ रही है, तो हम लोग आप फीडबैक दीजिए, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम सब मिलकर के ही, मैं समझता हूँ कि जब मानवता में संकट है, जीवन और आजीविका का संकट है, तो कोई एक राजनीतिक पार्टी सरकार किसी की भी हो, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। जब तक कि सब लोगों का माहौल नहीं बने, सरकार तो अपना काम करेगी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से, वो अलग बात है, पर माहौल बनना और एक दूसरे को सहयोग करना दूसरी बात है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जिलों में, गांव तक में, भाई कि पूरा राजस्थान की जनता एकजुट है, उसका जो खुशबू फैलती है आपस के अंदर, और जो माहौल बनता है कि भाई अभी तो देखा नहीं जा रहा कौन किस पार्टी का व्यक्ति है, हमें तो हमारे नागरिक को बचाना है, उसका सहयोग करना है, उसको दवाई हो, चाहे उसको भर्ती करवाना हो, चाहे दिखवाना हो, उसको सलाह देनी हो, ये तमाम काम अगर हम लोग आप पर एक दूसरे के लिए करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे और प्रदेशवासियों को बचाने में, कि हमारा पहला धर्म यही है। जो हम राजनीति में आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, एनजीओ चलाते हैं, एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, धर्मगुरु हैं, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पहला काम हमारा है, कोई हमारे सामने सिर्फ इंसान दिखना चाहिए, कोई ना कोई विचारधारा, ना कोई धर्म, ना कोई जाति। ये मैं बार बार बोलता हूँ। इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो जाके राजस्थान की अलग एक जो पहचान बनी है देश के अंदर, वो मैं समझता हूँ और मजबूत होगी। और उसी सोच के साथ हम लोग आने वाले वक्त में, इसका तीसरी वेव आएगी, आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, पर आएगी तो हमें उसी ढंग की तैयारी करनी है। देश और दुनिया में कोई डॉक्टर को ना तो इलाज के बारे में अनुभव के साथ में वो सीख रहे हैं। ये नहीं मलेरिया हो गया इसलिए अब इसको ये अमुक दवाई दे दी, वो नहीं स्थिति अब इसमें। कोरोना के अंदर तमाम दुनिया के डॉक्टर अपने अनुभवों से सीख रहे हैं, उसी से इलाज कर रहे हैं। दूसरी वेव के बारे में अंदाजा लगाए जा रहे थे, अंदाजा लगा कि पहली वेव आ गई अचानक अप्रैल के अंदर हमारे यहाँ पर देश के अंदर, और 1.5 महीने में उसने आतंक मचा दिया। इसी रूप में दुनिया भर के अंदर तीसरी वेव कई जगह आ गई है मुल्कों के अंदर, और तो और यूके के अंदर भी करीब 30,000 पेशेंट आने लग गए हैं वापिस डेल्टा के, पर क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन 70% हो गया, इस कारण से मृत्यु दर 30-35 है वहाँ पर। इसी एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर वैक्सीनेशन रहता है टाइमली, तो वैक्सीनेशन होने के बाद में चाहे वेव आएगी भी तो भी वो नुकसान नहीं कर पाएगी जो भी नुकसान दूसरी वेव में हुआ है। ये यूके का एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, जिसके कारण हम लोग अभी देख रहे हैं किस प्रकार से ये वहाँ के लोग बच गए हैं।
वरना उनकी तो तैयारी जो थी आर्थिक रूप से जो ओपन करने की, उसमें रोकना पड़ा उन लोगों को भी। इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ते ही देश के अंदर। और कल ही आज सुबह 8 बजे वाली रेडियो न्यूज़ थी कि जीका वायरस जो है वो मिला है वहाँ पर केरला के अंदर। आज सुबह की न्यूज़ है। आप सोच सकते हैं कि ये नए नए वायरस जो आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी अगर अच्छी रहेगी। और फॉर्चुनेटली राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो गया है, जो देश के अंदर 10 जगह चल रहा था पहले भारत सरकार का। हमारे यहाँ पर ये जो शुरू हुआ है, इससे अब जो कौन सा वेरिएंट आ रहा नया कोरोना का, ये आपका डेल्टा वेरिएंट, तो आधा चला गया समय हमारा। हम भुगत रहे थे, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन मांग कर रहे थे। किसी को नहीं मानता ये नया वेरिएंट है कोई, जिसका नाम डेल्टा रखा गया बाद में कि किसी कंट्री के नाम से नहीं हो, पर इसके जो नाम पहले था B16172 दुनिया के मुल्कों में, और फिर WHO ने नाम दिए अल्फा, बीटा, डेल्टा, जिससे कि किसी मुल्क के नाम से जुड़े नहीं, वरना मुल्क की बदनामी होती है। ये सोच करके उन्होंने अपना एक अप्रोच रखा है। तो ये सोच के ये हमारे आधे से अधिक टाइम जा चुका था। उसके बाद में मालूम पड़ा कि ये कमी रही है, ये जो डेल्टा नाम का वेरिएंट नया है, ये जो खतरनाक है, 3-4 दिन में ये बर्बाद कर देता है लंग्स को। मैन टू मैन डिपेंड कर रहा है। आफ्टर कोविड भी तकलीफ हो रही लोगों को, थोड़ी बहुत मुझे भी हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में जो है हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपा करके हम सब मिलके जो माहौल बना हुआ था वो माहौल हम बनाए रखें। आपस के अंदर छोटे मोटे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते राजनीति के अंदर, वो मोटे तौर से हम लोग सबकी भावना एक ही होनी चाहिए। हमें प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। ये संकल्प के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब पधारे हो, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे मेंबर साहब, पार्लियामेंट साहबान भी आए हैं, विधायकगण भी आए हैं, और सब ने मैं समझता हूँ कि भाग लिया है इस मुबारक मौके पर। आप सबका स्वागत है। इसी बात को कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री सालेम अहमद जी, BC से जुड़े हुए हमारे तमाम साथी महेश जोशी जी, अमीन खान जी, मेवाराम जी जैन, मदन प्रजापत जी, पद्माराम जी, रामलाली जाट, रफीक खान साहब, आदरणीय गायत्री त्रिवेदी जी, आलोक बेनीवाल जी, मेयर साहिबा मुनीष गुजर जी, सोमिया गुजर जी, राजीव अरोड़ा जी, प्रसन्ना शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी नीरज आर्य जी, अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप राका जी, कुंजीला जी मीना, भवानी देता जी, वैभव गलेरिया जी, सिद्धार्थ महाजन जी, सुधीर शर्मा जी, जो हमारे आज जिन्होंने जिनके बदौलत ही प्रोग्राम संभव हो पाया, और जिन्होंने आगे बढ़ कर के राजस्थान के अंदर जो इस भयंकर जो जंग लड़ी जा रही है कोरोना से, कोविड-19 से, उसमें भागीदार निभा रहे हैं अनिल अग्रवाल साहब, प्रशांत जैन साहब, सुकेत सिंगल जी, के श्रीकांत जी, और हमारे तमाम कलेक्टर जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं, PMO CMO से जुड़े हुए हैं, अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, और ये VC ओपन रखी पब्लिक के लिए भी। तो हमारे कई साथी जो प्रदेश के हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा, और सारी बातें बहुत विस्तार से हो चुकी है। 7 लोकार्पण,
संभव हुआ क्योंकि टाइम पे सब काम पूरे हो गए। ऑक्सीजन प्लांट के भी, वेदांता फील्ड हॉस्पिटल का भी, देताड़ी गड्ढा रोड का CHC का भी ऑक्सीजन प्लांट लग गए। आप जैसलमेर में भी, जयपुरिया अस्पताल जयपुर में, HSB सैटेलाइट हॉस्पिटल अम्बा माता उदयपुर में, KK सैटेलाइट हॉस्पिटल श्रीनगरी उदयपुर में, MG हॉस्पिटल्स कैंपस भीलवाड़ा में, और शिलान्यास हुए हैं बाड़मेर मॉड्यूलर ऑपरेशंस थिएटर मॉडर्न पोस्ट JSW एनर्जी द्वारा, ऑक्सीजन प्लांट राजकीय चिकित्सालय में बाड़मेर में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर UIT द्वारा, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चिकित्सालय बाड़मेर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और HRRL द्वारा ऑक्सीजन प्लांट 2 राजकीय नाटा अस्पताल में नगर परिषद द्वारा। ये इस बार जो माहौल बना है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि कोविड की लहर जो पहले आई थी तब शुरुआत हमने ये करी कि तमाम क्योंकि बहुत बड़ी चैलेंज सामने आ गया था कि पता नहीं दुनिया भर के अंदर जो घातक महामारी का प्रकोप शुरू हो चुका है। और राजस्थान में जैसे कहा गया, जैसलमेर से ही एक पेशेंट आए थे इटली से, फिर वो जयपुर आए, फिर दिल्ली गए, तो उस मार्च 20 से ही प्रारंभ हो चुका था। तो हमने इसका मुकाबला करने के लिए सब पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से बातचीत करी, धर्मगुरुओं से बातचीत करी, रिटायर्ड डॉक्टर्स से बातचीत करी, NGO से एक्टिविस्ट से बातचीत करी, सबको इन्वॉल्व किया। उसका नतीजा ये रहा कि दानदाता इंडस्ट्री के जो CSR फंड वाले हैं उनसे तो नौबत बाद में आई, पर जब पहली बार शुरुआत करी तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त में पहली लहर आई थी पर ये ऐसी घातक नहीं थी, दूसरी आई। फिर भी लोगों ने, लॉकडाउन लग गया था तो लोगों में एक ऐसी भावना पैदा हो गई, पूरे प्रदेशवासियों ने, NGO ने, दानदाताओं ने, तमाम संस्थाओं ने मिलकर के जो एक दूसरे की इमदाद करी, मदद करी, चाहे वो खाना बना हुआ हो, चाहे वो सूखे राशन के किट्स हों। सरकार की तरफ से भी हम लोगों ने लाखों लोगों को 1,000 रुपये, 1,500 रुपये पर मंथ देना शुरू किया, 35 लाख लोगों को। राशन की दुकानों ने धान की व्यवस्था करी, पर ऐसा माहौल बन गया सब एक दूसरे को सेव कर। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, वो सिद्ध कर दिया प्रदेशवासियों ने उस वक्त में भी। तो उस वक्त ना ऑक्सीजन की ऐसी कोई चुनौती थी सामने, ना दवाइयों की कमी थी, बल्कि बेड खाली पड़े रहे। हमारा ICU बेड, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, वो माहौल भी था उस वक्त में। और इस बार जो जिस प्रकार लहर आई अचानक की और गांव तक पहुंच गई, पिछली बार गांव में नहीं पहुंची थी। जो लोग कोई प्रवासी आए थे इक्के दुक्के, वो खाली गांव तक पहुंचे थे। इस बार तो गांव में कोरोना पहुंच गया, गांव से लोग आ रहे थे तो बहुत सीरियस होकर आ रहे थे। ऑक्सीजन इतने बेड भर गए पेशेंट से, पॉजिटिव केस इतने आने लग गए कि पूरे देश में हाहाकार मच गया ऑक्सीजन को लेकर के, दवाई रेमडेसिविर को लेकर के। और जो मीडिया में भी और जो सुनते थे जिस रूप में, सब लोग चिंतित हो गए। उसका मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार से आज जो मैंने नाम पढ़े आप सबके, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करूंगा कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो। ऐसे वक्त में सबको मिलकर ही चलना पड़ता है। हालांकि कई बार शिकायत हो जाती है आपस के अंदर में, वैक्सीनेशन को नीति को लेकर हो जाती है, ऑक्सीजन को लेकर शिकायत हो जाती है, टाइम पे दवाएं सप्लाई नहीं हुई, अभी ब्लैक फंगस की नहीं हो रही है तो हाल ही में ट्वीट किया। ये छोटी मोटी शिकायतें कह दीजिए या फीडबैक कह दीजिए, वो होता रहता है।
तो बाई एंड लार्ज ऐसे वक्त में केंद्र सरकार राज्य सरकारें मिलकर चले देश के अंदर, राज्यों के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के साथ मिलकर चलें और जितनी भी एनजीओ हैं, भामाशाह है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबका सहयोग मिले तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहता है और वो उनका हौसला बुलंद रखना बहुत आवश्यक है। उसी से हम लोग जंग जीतेंगे, उसी से लोग हमारी बात मानेंगे। अभी लॉकडाउन लगा है तो लोगों ने माना, दूसरी बार लॉकडाउन लगा पर लोगों ने माना और उसके कारण से ग्राफ नीचे आया। धीरे धीरे जो संख्या बढ़ रही थी पॉजिटिव केसेस की वो बहुत कम हो गई, मृत्यु दर कम हो गई, रिकवरी रेट अच्छी हो गई, वापस 90+ हो गई, पहले हम नीचे आ गए थे। तमाम तरीके से मैं देखूँ तो जिस प्रकार का सहयोग सबका मिला उसके कारण से हम लोग इस स्थिति में पहुंचे कि स्थिति कंट्रोल में रही। गांव से लोग आए तो अभी हरीश चौधरी जी कह रहे थे, रघु शर्मा जी कह रहे थे, ILI के जो सर्वे करवाया गया गांव गांव में, झाड़ने तक में लोग गए, दवाइयों के पैकेट पहले ही दे दिया एडवांस में उनको। उनका जो प्राइमरी टेस्ट हुआ मालूम पड़ा कि ये करीब 16 लाख ऐसे निकले जिनको सिम्टम्स थे थोड़ी बहुत भी खांसी के, जुकाम के, उनको अलग किया गया, उनके लिए अलग व्यवस्था करी गई। तो स्वास्थ्य विभाग में रघु शर्मा जी कह रहे थे, अभी रघु शर्मा जी रात दिन लगे रहे इस काम में, पर जिस रूप में इनके नेतृत्व में पूरा विभाग लगा रहा, जिस प्रकार से हमारे तमाम MLA और जनप्रतिनिधि लगे रहे, अधिकारी लगे रहे, मैं समझता हूँ कि उसके कारण से स्थिति काबू में रही। और राजस्थान भर में हमने सबसे बड़ा काम ये किया, एक बार नहीं 2 बार सर्वे हो चुके हैं राजस्थान भर के गाँव तक में, तीसरी बार कई जगह शुरू हो गया है। अब हमारी जो आगे की योजना है वो ये रहेगी कि किस प्रकार ये तीसरी वेव की जो बात हो रही है उसको लेके हम कैसे सब सेंटरों, PSC, CSC को मजबूत करें। वो काम शुरू भी हो गया है, कुछ MLA फंड से हो गया, कुछ सरकार लगाएगी। पर हम चाहेंगे कि अच्छा बच्चों की प्रॉब्लम आ रही हो, जो सुनते हैं बच्चों में इस बार ज़्यादा घातक रोग होगा, तो बच्चों के लिए भी नियो ICU बनते हैं, उनके लिए निको और पिको, जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ICU होते हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि व्यवस्था हो, बड़े अस्पतालों में भी हो और जगह जहाँ संभव उनको करना चाहिए, जिससे कि कैसी भी स्थिति आए हमारे सामने हम उसको मुकाबला कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि अगर सेकेंड वेव को हमने मुकाबला कर लिया ढंग से, क्योंकि कई तरह की बातें चलती है, दुनिया भर के मुल्कों ने अनुभव प्राप्त करते हैं, कई जगह सेकेंड और थर्ड वेव साथ में आ गई, वो भी संभावना हो सकती है, पता नहीं पड़ता है। जब अचानक ही 15 अप्रैल के आसपास में राजस्थान में देखा देश के अंदर अचानक ही लहर इस प्रकार उठी है, पहले खाली महाराष्ट्र की बात सुनते थे, फिर अचानक ही पूरे देश के अंदर संख्या एक साथ बढ़ने लग गई। तो लहर इस प्रकार आती है। अब ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, आगे तो कोई सितंबर अक्टूबर की बात करता है, कोई कहता है कि सेकंड थर्ड वेव साथ हो जाती कई बार। ये तमाम बातें ऐसी है जो किसी को नहीं मालूम है। अब ये नया ब्लैक फंगस आ गया, उसकी दवाई नहीं मिल रही है, बड़ी चिंता लगी हुई है। उसमें आंखें के ऑपरेशन नहीं, आंखें निकालनी पड़ती है, उनका जबड़ा निकालना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक रोग आ गया है। मैंने मालूम करने का प्रयास किया दुनिया के मुल्कों में, अनिल अग्रवाल जी को ज़्यादा मालूम होगा कि दुनिया के अंदर मुल्कों में ये ब्लैक फंगस नहीं है, तो खाली हमारे मुल्क में क्यों आया? इसकी रिसर्च होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को हम लिख रहे हैं कि भाई आप रिसर्च तो करवाओ, ये हिंदुस्तान के 8-10 राज्यों में ज़्यादा क्यों आ गया, ये दुनिया में क्यों नहीं है ऐसी ब्लैक फंगस वाली बात आई? क्या कोई कहीं गलती हुई है हमारे यहाँ देश के अंदर? स्टेरॉइड ज़्यादा दे दिए गए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि उससे शुगर बढ़ जाती है, उसके कारण हो गई। उसका मानना है रेमडेसिविर दवाई नहीं थी तो लोगों ने ज़्यादा, डॉक्टरों ने भी ज़्यादा दे दिया, स्टेरॉइड दे दिया।
कुछ और तरीके के किस्से गाने सुनते हैं। तो ये तमाम बातें जो है खाली सुनते हैं, ये तय तक जाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में मरीज ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। तो ये तमाम बातों के बीच में हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा देश समझ चुका है, चाहे सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, वो सब समझ चुकी है, सब लोग लगे हुए हैं। और जिस रूप में दबाव दे रहे हैं हम लोग सब मिलके केंद्र पे भी कि आप फ्री वैक्सीन करो, बच्चों के लिए भी सबके लिए। आज तक वैक्सीन का इतिहास रहा है, फ्री वैक्सीन ही होती है मुल्कों के अंदर। देश के अंदर भी 5-6 वैक्सीन चलती है, पोलियो सहित सब फ्री है। पता नहीं क्यों इस बार 18+ के लोगों के लिए केंद्र ने नीति बना दी, उसकी बहुत आलोचना भी हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दबाव सब राज्य सरकार मिलकर देवे। सुप्रीम कोर्ट भी गए हम लोग, क्योंकि वो भी पिक्चर में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल भी मुकदमा, कल भी सुनवाई हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार को ये आपने क्यों किया, अलग अलग रेट कर दी। 600 रुपये प्राइवेट के लिए, 300 रुपये सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और 150 रुपये भारत सरकार के लिए। ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये बातें चलती जाएगी। पर मैं इस मुबारक मौके पर, जब इतने उद्घाटन और लोकार्पण हो गए हैं, तो मैं खाली जिन जिन ने सहयोग किया है, चाहे JSW हो, अनिल अग्रवाल जी तो खैर पहले से ही लगे हुए हैं, और MD सिक्योर मीटर्स सुकेत सिंगल के श्रीकांत जी को, राजीव अरोड़ा जी को, प्रशांत जैन जी को, तमाम को मैं धन्यवाद दूंगा। और भी साथी जो चाहे ठीक कहा अनिल जी ने, अनिल अग्रवाल ने ठीक कहा, चाहे वो दानदाता छोटा हो या बड़ा हो, उसका मान सम्मान करना समाज का कर्तव्य होता है। और समाज जब सम्मान करता है तो मैं समझता हूँ कि और लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि जितना सम्मान करेंगे उतना ज़्यादा नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी प्रदेश की भी महान परंपराएं हैं। या तो पूरे जो देश भर की जो इकोनॉमी है आज, वो समाने वाले हैं तो राजस्थान के लोग हैं, अनिल अग्रवाल जी को तो है ही हैं। उसके अलावा जितने बड़े घराने हुए हैं, चाहे बिरला, बांगड़ या पोदार, सिंघानियाज, अग्रवाल, गोयनकाज, बड़े बड़े घराने हुए, वो आज भी देश की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। और हमें गर्व है कि वो सब राजस्थान निकले हैं। और राजस्थान प्रवासी भी जो देश भर में फैले हुए हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। अभी हमने बात करी दुनिया भर के डॉक्टरों से जो राजस्थान के लोग हैं, इतना अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा। पर दुनिया भर में और देश भर में जो हमारे राजस्थान के लोग हैं, उनकी खासियत रही है कि अकाल में, सूखे में, तकलीफ में वो लोग आते हैं, गांव में अपने गांव जाते हैं। कई लोग तो शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, अकाल सूखे में गायों की मदद करना है, चारे का प्रबंध करना है, इमदाद करते आए। ये मैंने 40 साल 50 साल का मेरा अनुभव है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान का बॉन्ड मजबूत रखते हैं राजस्थान के जो प्रवासी हैं। वो अनिल अग्रवाल जी तभी बोल रहे थे तो खुले रूप में कह रहे थे कि उनके पेरेंट्स ने भी उनको हमेशा ये मैसेज दिया, ज़िंदगी के अंदर जितनी सेवा कर सको करनी चाहिए। तो उनसे तो हम क्या मांग करें, वो तो खुद आगे बढ़ के, ये नंदघर हो चाहे वैक्सीन की बात, तो उन्होंने पूना वाले खुद ने पहले कर ली थी बुला करके। मैं चाहूँगा कि वो बात उनको कायम रखें आगे भी, जिससे कि जरूरत पड़ने पर, पता नहीं सरकार क्या नीति बनाई है केंद्र सरकार, अगर वो नीति चेंज करती है, जो मुझे लगता है हो सकता है वो खुद भी अपनी पॉलिसी चेंज करके फ्री मेडिसिन की घोषणा कर दे। मुझे उम्मीद है अभी भी, क्योंकि वही रास्ता, सही रास्ता देश के अंदर है, सरकार के हित में वही है। एक साथ फैसला सबके लिए हो, एक साथ वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट है वो भारत सरकार करे सबके लिए, वो बांटे। फिर जैसे दवाई बांटी है, ऑक्सीजन बांटा है, उसी ढंग से चाहे प्राइवेट को देना है चाहे राज्यों को देना है, सब काम वो करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार, अभी सुप्रीम कोर्ट भी इंटरव्यू कर रहा है और मेरे ख्याल से चर्चा भी चल रही है केंद्र सरकार में
उम्मीद करते हैं कि जल्दी फैसला होगा। पर जो अनिल अग्रवाल जी ने एक बात कही, जो कॉरिडोर बना के पोर्ट से जोड़ने की, ये बात तो बहुत लंबे अरसे से हम सुन रहे हैं, और इसमें मेरे ख्याल से सरकार भी इसमें बातचीत करेगी केंद्र सरकार से, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से मैं सुन रहा हूँ, मुझे 25-30 साल से। जैसे अनिल अग्रवाल जी ने कहा, हरीश चौधरी जी बात कर रहे थे, ये बात उड़ती रहती है। मैं धीरूभाई अंबानी से मिला था कोई जमाने में 20 साल पहले, तब भी वो भी ये बात कर रहे थे। उनकी नॉलेज में था कि यहाँ पे कुछ समुद्र का यहाँ तक का रिश्ता बनना चाहिए बाड़मेर जिले का। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये बात तो इतना बड़ा पैसिस प्रोजेक्ट होगा, ये तो जब तक भारत सरकार खुद आगे नहीं आएगी तो ये बात संभव ही नहीं होती है। पर ये इस पर विचार करना चाहिए। राजस्थान रेगिस्तान इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहे हैं, अब तो कुछ चेंजेस हुआ क्लाइमेट भी, पर राजस्थान जैसे प्रदेश में तो जैसे ये JSW आ गया, क्योंकि केन आने के बाद में तो फिर ही बदल गई पूरे बाड़मेर की। तेल निकल गया, उसके कारण रिफाइनिंग लग रही है, और गैस की खोज भी मेरे ख्याल से केन एनर्जी कर रही है, सांचौर तक जा रही है, जालोर तक। जैसलमेर बाड़मेर पता नहीं आने वाले वक्त में, वो ठीक कह रहे थे अनिल अग्रवाल जी कि मिडिल ईस्ट की तरह ही किस प्रकार से ये आने वाले वक्त में एरिया बन सकता है, और उसकी झलक तो मैंने लग गई अभी से ही, किस प्रकार से इकोनॉमी चेंज हो गई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लग गए। मैं समझता हूँ कि रेगिस्तान के इलाकों का भी भविष्य उज्जवल है, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जो सबसे डिफिकल्ट एरिया माने जाते थे। पूरे मारवाड़ के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बदलाव आ गया है। और पोटाश जो है वो भी हनुमानगढ़ से बीकानेर की तरफ है। पोटाश हिंदुस्तान में सिर्फ यहाँ राजस्थान नहीं है, अभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। जिस दिन पोटाश निकल गया, जैसे अनिल अग्रवाल जी जब कभी आते हैं राजस्थान में तो पोटाश की बात जरूर करते हैं, और माइंस एंड मिनरल्स की बात करते हैं कि इतनी खनिज संपदा छिपी हुई राजस्थान के अंदर है। अगर ढंग से दोहन हो उसका तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ सकता है और पूरे देश को उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बदल जाती है ऐसे माहौल के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इस प्रोग्राम के अंदर जो भूमिका निभाई आप सबने, उसके लिए मैं बारंबार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम भामाशाहों का भी। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप निश्चिंत रहें। जिस प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हम लोग बचपन में देखते थे कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर 2-3 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, उदयपुर। आज अगर 11-12 तो हो चुकी है, और 33 जिले में अगर सपना देख रहे हैं, 30 तो उसमें सेंक्शन हो गई। भारत सरकार से भी हमने जो सेंक्शन करवाई है, तो आधा पैसा करीब 40% मेरे ख्याल से पैसा भारत सरकार, 60% भारत सरकार देगी, तो 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्वास्थ्य मंत्री बैठे, मैं ठीक बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से। तो अगर इस प्रकार से मिलके हम लोग कर रहे हैं, 3 बच गए हैं, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर। और अभी आपने देखा स्वास्थ्य मंत्री जी की मंशा क्या है, तो कौन को रास्ता निकलेगा। तो हम चाहेंगे कि तमाम जिलों में राजस्थान में मेडिकल कॉलेज खुल जाए, क्योंकि अभी इसने कोरोना की जंग ने पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के मुल्क तो हेल्थ सर्विसेज को लेके पहले से ही अपने बजट में प्रावधान ठीक करते होंगे, पर हमारे मुल्क में भी अब समय आ गया है कि डेवलपिंग कंट्री को भी और बैकवर्ड कंट्री को भी ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ सर्विसेज पे। उनको बजट का पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर के अंदर। अगर केरला के अंदर आज गांव-गांव में जाएंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा मजबूत मिलेगा। नर्सेज वहाँ की है, डॉक्टर वहाँ बैठते हैं गाँव के अंदर,
दूरियाँ नहीं है ज़्यादा गाँव के बीच में, वहाँ पर तो संभव है। यहाँ पे अभी रूपलाल जी कह रहे थे कि किस प्रकार से बाड़मेर की स्थिति है, तो आप सोच सकते हो कि दूर ये गांव, एक गांव ढाणी है, मिला के 25, 30, 40 किलोमीटर होना भी बड़ी आसान काम है। ऐसे इलाकों में रात दिन का फर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब मिलके राजस्थान में भी गांव तक सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी मजबूत हो। हमने विधायक गणों से भी कह रखा है कि वो सीएचसी, पीएचसी मजबूत करे, सरकार भी उसमें प्रायोरिटी देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बन जाए हेल्थ सर्विसेज का। ये आज की आवश्यकता भी हो गई है। इस कोरोना के अंदर लोगों का मानस बदल दिया है, सोच बदल दिया है, रहने की स्टाइल बदल दी है, सिंपलिसिटी आ गई है आम लोगों के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि इस कोरोना से हमें कई बातें सीखने को भी मिली है और हम मिलके कैसे मानव को बचाएं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि ये हमारे लिए जंग ऐसी है जहाँ हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत है। आगे कौन जाति का है, कौन धर्म का है, कौन विचारधारा का, हमें कोई मतलब नहीं। ये भावना सब में होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। तब जाके जंग लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। यही कहता हूँ मैं अपनी बात रघु शर्मा जी को, इनके विभाग के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हम सबको मौका दिया, ये प्रोग्राम हम सब शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।